constraint in the activity of any individual. तो ये है लिबर्टी। हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, कि सारे लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन देना। ये हम किसके थ्रू देते हैं? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 14 to 18। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आपको इक्वालिटी के बारे में अच्छे से बताऊंगा, इक्वालिटी क्या चीज होती है और कितने टाइप की होती है। फोर्थ है फ्रेटर्निटी मतलब टू प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो चार चीजें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं कि हम प्रीएम्बल को अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यह पता है कि आर्टिकल 368 के थ्रू कोई भी चीज को अमेंड कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्रीएम्बल जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना और इसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहला एक केस आया था इन 1960, दैट इज नोन एज द बेलूबेरी केस ऑफ 1960। तो अभी हम देख रहे हैं कि प्रीएम्बल इज व्हेन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो in 1960 there was a case, that is Belubari case. So in Belubari case of 1960, Supreme Court said that integral is not an integral part of Indian Constitution. That is, preamble is not an integral part of Indian Constitution. Though it is not an integral part of Indian Constitution, so it cannot be amended. obviously बात है, अगर ये Indian Constitution का पार्ट नहीं है तो हम इससे कैसे अमेंड कर सकते हैं? जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता तो हम अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। तो उस टाइम पे 1916 बेलूबेरी केस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल को हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इन 1973 केशवानंद भारती केस, which was a landmark in the Indian polity, that is the केशवानंद भारती केस। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को और बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। आपकी बेसिक स्ट्रक्चर को जरूर रिकॉल कीजिएगा उस टाइम जब मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो निकला था केशव भारती के 1973 से, केशवानंद भारती के 1973 से। तो अभी हम देख रहे थे, तो इन 1973 केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो अब हम उसको अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। बट देयर इज अ वन एक इसमें अपवाद भी है, वो है ये कि अगर हम इसे अमेंडमेंट जब करेंगे तो जो भी इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं भी कोलैप्स नहीं होने चाहिए। अगर वो कोलैप्स हो रहे हैं तो वो जो रूल है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आप उसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि उसपे जो भी बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो जो है कोलैप्स नहीं होना चाहिए। तो ये था आप लोगों का प्रीएम्बल। इसमें एक चीज और है कि जो सोशलिस्ट थी और सेक्युलर थी और इंटीग्रिटी, ये तीनों ऐड किया गया आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये हो सकता है एग्जाम में पूछ सके कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीज ऐड किया गया इन द प्रीएम्बल। तो आप ये बता सकते हैं कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इसको जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। अब हम इसके बाद देखते हैं आगे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो हम देखते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये यूनियन एंड टेरिटरी, इसके बारे में दिया गया है शेड्यूल 1 में। मैं जब आप लोगों को शेड्यूल बताया था तो उसमें बताया था कि शेड्यूल 1 में इसके लिस्ट, इसकी जो भी लिस्ट है वो दी हुई है कि हमारे इंडियन में कितने स्टेट्स हैं और उसकी टेरिटरी क्या क्या है। दूसरा चीज ये है कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल नंबर 1 to 4। अब ये देखते हैं कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब आर्टिकल 1 पे क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 पे ये लिखा हुआ है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट
इट इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये दो चीजें की डिफरेंट मीनिंग है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। यूनियन ऑफ स्टेट इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टेट थे यूनियन बनने से पहले वो सारे एक इंटीग्रल पार्ट थे किसके, इंडिया के। और फेडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर जब डिफरेंट स्टेट खुद आते हैं और उनके बीच जब एग्रीमेंट होता है तब वो एक पार्ट बनाते हैं यूनियन का, तो उसे बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट, जैसा कि यूएस में हुआ है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट के पास सिसीड करने का राइट्स नहीं है। सिसीड मतलब कि कोई भी स्टेट इस यूनियन से अलग नहीं हो सकता, कोई भी स्टेट। और फेडरेशन ऑफ स्टेट जो कि यूएस में, उसपे स्टेट्स को राइट दी गई थी पहले, जो अभी नहीं है, कि वो जो है यूनियन से हट सकते हैं, और ये जो है नहीं दिया गया। सो यूनियन इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा चीज ये है अंडर आर्टिकल 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट टाइम पीएससी के प्री एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था कि आर्टिकल 3 क्या होता है। तो आर्टिकल 3 होता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई नया स्टेट बनाना है या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री अगर चेंज करनी है तो वो हम अंडर आर्टिकल 3 करते हैं। अभी देखते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर उसका ये होता है कि पहला स्टेप होता है कि जो भी सीकिंग बिल्स है किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करने के लिए या भी कोई भी नया स्टेट बनाने के लिए, तो वो जो बिल है हम कोई भी हाउस में पहले टेबल कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। और यू कैन से इट एज अ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद ही हम जो है बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट के पास, मतलब या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। उसके बाद ये होता है कि सेकेंड स्टेप ये है कि प्रेसिडेंट चाहे तो इस बिल को जो कंसर्न स्टेट है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली पे भेजते हैं, पर उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होता कि वो इसमें कुछ भी उस चीज को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, या फिर वो चाहे तो वो कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, पर वो टोटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब कि कैबिनेट के ऊपर कि वो उस रिकमेंडेशन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो ये टोटली जो है डिसीजन होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का होता है कि कोई भी नया स्टेट बनाना है या फिर नहीं बनाना है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जब तेलंगाना जब पार्ट बना था इंडियन स्टेट का, जब वो आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश वाले लोग नहीं चाहते थे कि तेलंगाना एक अलग से स्टेट बने, जबकि तेलंगाना वाले चाहते थे कि वो एक जो स्टेट बने। पर जो कैबिनेट थी उस टाइम पे, जो वहां उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो यूपीए की गवर्नमेंट थी 2013 पे, तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि तेलंगाना जो है कि एक अलग स्टेट बनेगा। तो उस टाइम पे आंध्र प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं थे कि वो तेलंगाना को एक स्टेट बनने से रोक सके। तो ये था आर्टिकल नंबर 3 पे कि पहला जो है वो बिल हम प्रेजेंट करेंगे लोकसभा या फिर राज्यसभा में विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट और विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड चीज, प्रेसिडेंट उसको कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव पे टेबल करेगा, पर वो भी कुछ कंडीशन के साथ। तीसरा चीज ये होता है कि जो बिल है वो पास होने चाहिए सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। तो जो बिल है रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री और क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो ये है अंडर आर्टिकल 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इससे प्री से भी क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 3 क्या है, और ये हो गया आपके यूनियन एंड टेरिटरी। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट यूनियन बनेगा उसका डेट क्या है। सबसे पहला आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट जो अभी जो 29 स्टेट्स हैं वो कैसे इंडियन यूनियन का पार्ट बने। तो सबसे पहले आया था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस टाइम 4 टाइप के स्टेट हुआ करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी करके। तो पार्ट ए जो होते थे वो जनरली होते थे जो पहले के जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो होते थे। पार्ट बी जो होते थे जो उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट थे वो होते थे। पार्ट सी समथिंग होते थे। पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आते थे। बट जैसे ही आजादी हुई उसके बाद से डिफरेंट स्टेट बनाने की मांग आने लगी, जो है मतलब वो टोटली डिपेंड करता था रीजनल एस्पिरेशन के हिसाब से। जो डिफरेंट अगर लोकेशन है वहां पे अगर कुछ अलग लैंग्वेज बोला जाता है तो वहां वो लोग बोलते थे कि हमारे एक अलग से स्टेट बनाओ। तो इस नाम से बहुत सारी कमेटी बैठी, उसमें से एक ये भी है
JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारमैया की इनकी जो कमेटी बैठी थी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेके बट जो फाइनल जो आई वो थी 1956 पे। 1956 पे आई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, तो ये आई रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन। तो फजल अली उस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंड की कि हमें जो है स्टेट बनानी है। तो उस टाइम पे 16 स्टेट जो है स्टेट बनाए गए और 3 जो है यूनियन टेरिटरी बनाए गए। उसके बाद से जो है डिफरेंट स्टेट बनने का दौर जो है चालू हुआ। तो 1956 पे पहला जो है शफलमेंट हुआ इंडियन यूनियन का। उस टाइम पे 16 स्टेट जो पहली जो व्यवस्था थी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी वाले को टोटली एबॉलिश किया गया और जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नया कॉन्सेप्ट आया। तो उस टाइम पहला जो स्टेट बन के आया वो था 16 स्टेट। उस टाइम ही एमपी जो है बना। उस टाइम जो छत्तीसगढ़ जो है एमपी का पार्ट हुआ करता था। इन 1956 में ही जो है एमपी जो है एक अलग से स्टेट बन के निकला। तो ये उस टाइम के 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेट बना वो था बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960। तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960 पे उस टाइम पे जो बॉम्बे पे जो गुजरात था उसको हटाया गया और 2 डिफरेंट स्टेट बने, एक थे महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960 पे 2 स्टेट बने, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। सेकंड था नागालैंड एक्ट ऑफ 1962, इस पे नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। तीसरा आया कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1966 पे पंजाब और हरियाणा को 2 अलग अलग स्टेट बनाया गया। फोर्थ था हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट ऑफ 1970। उस टाइम हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट का दर्जा दिया गया, हिमाचल प्रदेश। फिफ्थ था नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। आज हम देखते हैं कि जो 7 बहन के बारे में पढ़ते हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो वो उसका जो बेस था वो इसी एक्ट के था, नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। छठवां था वो था 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सिक्किम। तो ये उस टाइम सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट नहीं था। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को हम इंडियन यूनियन का पार्ट बनाए। उस टाइम सिक्किम जो है इंडियन यूनियन का पार्ट था ही नहीं। ये जो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब इंडिया के पार्ट थे, उसमें हम डिफरेंट स्टेट को अलग करके और जो स्टेट बनाया गया। लेकिन उस टाइम जो सिक्किम था वो जो है यूनियन का पार्ट नहीं था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे लास्ट है यूनियन जो फॉरेन जो टेरिटरी वो कौन सी जिसको इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया। तो ये उसका आंसर होगा सिक्किम इन 1975 अंडर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 7 था स्टेट ऑफ गोवा एक्ट 1987। तो गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। 8 था हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर इन 2000। उसके बाद था उत्तराखंड 8 नवंबर और लास्ट में था झारखंड 15 नवंबर इन 2000 और लेटेस्ट है अभी 11 पे तेलंगाना। तो आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग ये जो 11 जो स्टेट है वो कैसे बने, उसका एक्ट और उसका जो डेट है वो आप लोग अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट कौन से सन पे आया। इसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल एक नए क्वेश्चन आता ही है। मेंस पे तो कंफर्म आएगा, प्री पे ही भी आने के 100% चांसेस है। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस राइट्स को हम फंडामेंटल क्यों बोलते हैं। तो फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट कैन नॉट बी इट इज अ इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी किसी भी ऑर्डर से, मतलब कोई भी चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन हो, गवर्नमेंट कभी भी आपसे वो आपका जो राइट्स है, आपका जो अधिकार है, कभी आपसे वो छीन नहीं सकती। इसलिए ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्या, फंडामेंटल। द स्टेट कैन नॉट टेक अवे और एब्रेजेस एनी राइट्स मेंशन इन द फंडामेंटल
राइट्स। दूसरा चीज अब हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, आपको मैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में पीछे की क्लास में बताया था। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को क्या है कि अब अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो अगर तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहे तो आपके सारे राइट्स को अमेंड कर दे, आपकी जो राइट टू लाइफ है या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या वो सबको अमेंडमेंट कर सकती है? तो शायद गवर्नमेंट ये सब कर सकती है, लेकिन इस गवर्नमेंट के इस एक्शन को रोकने के लिए ही जुडिशियल रिव्यू लाया गया। मतलब कि आपके और मतलब सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच पे जुडिशियल का इंटरवेंशन रहता है कि अगर गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन से अगर कुछ रूल बनाती है, कुछ लॉ बनाती है जो आपके एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीनता है, तो जुडिशियरी बीच में आती है और आपके उस राइट्स का बचाव करती है। उसी को बोला गया है क्या? जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियरी आएगी, वो देखेगी अगर वो लॉ जो है आपकी कोई भी राइट्स को आपसे छीन रहा है या फिर वो जो लॉ है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो जुडिशियरी उस लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये है फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। दूसरा चीज, थर्ड चीज में हम ये पढ़ते हैं कि जुडिशियल जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो पहले क्या था कि फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे, बट आफ्टर केशवानंद भारती केस of 1973, Supreme Court says that any part of the Indian Constitution can be amended, but it cannot takes away the basic structure of Indian Constitution. तो गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा तो वहां पर आप अच्छे से समझ सकेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाती है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने सारे हैं। तो बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था तो फंडामेंटल राइट्स थे 7 टाइप के, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और भी बहुत सारे चीज थे। तो इसमें जो 6वें नंबर की जो फंडामेंटल राइट थी वो थी राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी अब जो है डिलीट हो गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के बाद। तो ओरिजिनली जो है 7 फंडामेंटल राइट थे और अभी जो है इन दिस टाइम, इन रियल टाइम, अभी जो है 6 फंडामेंटल राइट आपके पास है। तो अब हम उन 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में आपके 5 आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में 2 चीजें हैं जो नोट करने लायक है। वो है, फर्स्ट थिंग है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड थिंग है इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हम पहला चीज देखते हैं क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कि इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ क्या है। तो इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ इज अ ब्रिटिश ओरिजिन। पहला थिंग तो ये है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लिए हैं कहां से, ब्रिटेन से, ब्रिटिश ओरिजिन। सेकेंड थिंग ये है कि इट्स अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट्स अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट अगेंस्ट द स्टेट। अगेंस्ट द स्टेट। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बोलता है कि कोई भी आदमी, नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन हो, व्हाटसोएवर इज सोशल स्टैंडिंग, इट्स व्हाटसोएवर इज his social standing, he is subjected to jurisdiction of the court। चाहे वो कोई भी आदमी हो, वो यहाँ के रूल और यहाँ के लॉ से कभी भी नहीं बच सकता। चाहे वो कितना भी अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, सारे जो है वो सब्जेक्ट टू है किसके, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के। इस पे कुछ एक्सेप्शन है, वो है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए
कि प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनके अगेंस्ट हम जब तक कि वो ऑफिस में हैं हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। पहला ये जो एक्सेप्शन है वो ये है। सेकेंड एक्सेप्शन है वो ये है कि उनके अगेंस्ट हम सिविल प्रोसीडिंग तो कर सकते हैं, बट उन्हें हमें 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, 2 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। थर्ड थिंग ये है कि जो भी यहाँ फॉरेन डिग्नेटरीज है और एम्बेसडर है जो इंडिया में काम करते हैं उनके अगेंस्ट भी हम कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते फॉरेन एम्बेसडर के अगेंस्ट। तो ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट एवरी पर्सन एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, whatsoever is social standing they are subjected to jurisdiction of Supreme Court, High Court or whatever is the court of land. Second thing ये है कि equal protection of law. Equal protection of law is the American origin and it is a positive concept. Equal protection of law ये बोलता है कि अगर 2 आदमी है, अगर उनके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं तो उनके लिए डिफरेंट लॉ होने चाहिए, तो उनको हम इक्वली प्रोटेक्टेड करने हैं उनके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। मतलब कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अलाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। तो इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रेप होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग ऐसे होती है, क्योंकि ये वाले इसका सर्कमफ्रेंस कम रहता है, इससे ये थोड़ा सा ये थोड़ा पीछे जाता है, ये थोड़ा सा आगे जाता है क्योंकि इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, और ये जो है थोड़ा और ज्यादा रहता है क्योंकि इसका सर्कमफ्रेंस जो है थोड़ा और बड़ा रहता है। तो हम देखते हैं कि अगर ये 3 आदमी हैं और अगर उनका जो सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है तो उनके लिए जो है लॉ भी अलग अलग है, इसके लिए थोड़ा कम लॉ है, इसके लिए थोड़ा और ज्यादा लॉ, और इसके लिए थोड़ा सा और भी ज्यादा लॉ है। तो हम ये देख सकते हैं। तो यहीं से जो है रिजर्वेशन जो है कॉन्सेप्ट वो निकला है कि अगर कोई आदमी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो गवर्नमेंट उन लोगों को रिजर्वेशन देती है कि अगर आपका डिप्रेस्ड क्लास है तो गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेगी, इक्वली प्रोटेक्ट करेगी। अगर कोई ज्यादा सोशली और एजुकेशनली अपवर्ड क्लास है तो उनको गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं देती। तो यहाँ से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से हम ये एक्चुअली एक बेसिस है रिजर्वेशन के लिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 14 में ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सेकेंड थिंग है आर्टिकल 15, इट इज आर्टिकल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 सेज दैट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इट्स सिटीजंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें कुछ सब क्लास है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि आर्टिकल 15 क्लास 4 क्या है। आर्टिकल 15 क्लास 4 जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के में आया था, और इसके अंदर यह है कि गवर्नमेंट कैन मेक लॉ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ socially and educationally backward citizens. So under Article 15 Clause 4, which was included by first Constitutional Amendment Act of 1951, government can make provision of reservation. इसके बाद है आर्टिकल 15 सब क्लास 5 which was added by 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। इसके अंदर है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ जो स्टूडेंट हैं उनको हम रिजर्वेशन देते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूट हो या फिर वो
प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो। आर्टिकल 15 के बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमारी और आपकी नौकरी के बारे में है ये। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। So Article 16 says that the state cannot discriminate against its citizen on the ground of only religion, race, caste, sex and place of birth. स्टेट्स को हर अपने सिटीजन्स को ये अधिकार देने हैं उनके नौकरी के लिए। इस पे सब क्लास है। आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सब क्लास बता रहा हूँ। आर्टिकल 16 क्लास 4, इसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया है कि गवर्नमेंट कैन मेक लॉ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सिटीजन्स हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। आर्टिकल 16 क्लास 4 सब क्लास ए contains the provision for the promotion of socially and educationally backward class of citizen in public employment। हम देखते हैं ना कि जो जिनको रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उनको प्रमोशन पे भी रिजर्वेशन मिलता है। तो वो प्रमोशन पे रिजर्वेशन मिलता है अंडर आर्टिकल 16 क्लास 4A से। इसके बाद है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इज अबाउट abolition of untouchability। Article 70 or abolition of untouchability। Before India independence हम लोगों ने देखा था कि अनटचेबल काफी ज्यादा था, अभी भी है हर जगह पे, थोड़ी जगह पे। तो उस चीज को एबॉलिश करने के लिए उस चीज को पर्टिकुलर मेंशन किया गया है आर्टिकल पे, इन आर्टिकल 17 पे। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टिकल 70 क्या है, या फिर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो वो कौन से आर्टिकल पे है। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 70 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पे। आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। एबॉलिशन ऑफ टाइटल। पहले हम देखते थे कि कुछ लोगों को टाइटल दी जाती थी, राय साहब, जमींदार, ये सब, और आजकल ये सब जो है टाइटल उनको कभी नहीं दी जाती, क्योंकि अंडर आर्टिकल 18 ये जो टाइटल जो देना था उसको हटा दिया गया है। टाइटल और अवार्ड में दो चीज इसमें जो है डिफरेंट होती है। आपको ये समझना है कि टाइटल क्या होता है और अवार्ड क्या होता है। अवार्ड जनरली ये होता है कि अगर किसी को पद्म भूषण या फिर पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है तो वो जो है अवार्ड में आता है, वो जो है टाइटल में नहीं आता। तो गवर्नमेंट इसलिए अवार्ड देती है, उनको वो टाइटल नहीं देती। इस पे एक्सेप्शन है कि कौन लोग टाइटल यूज कर सकते हैं, वो है मिलिट्री पर्सन। हम लोग जनरली देखते हैं कि मिलिट्री वाले लोग लिखते हैं मेजर, ये मेजर, वो लेफ्टिनेंट और कैप्टन, ब्रिगेडियर, जो भी है, तो वो लोग यूज कर सकते हैं अपने टाइटल को। प्रोफेसर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शन इन आर्टिकल 18। तो ये था आपका राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 टू 18। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 19। हम देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, दैट इज द राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, राइट टू फ्रीडम। तो इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 19, दैट इज द राइट टू 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम। इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 19(1)(1)(a), दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेज दैट it is provide you to express one's own conviction in freely by word of mouth, printing or any other mode। मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू हम कुछ भी हमारी जो बिलीफ है, हमारी जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो हम यहाँ पर वो हमें राइट देती है कि हमें कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का, कहीं से भी कुछ भी लिखने का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम है अंडर राइट टू फ्रीडम। इसी फ्रीडम के अंदर
हमें और भी बहुत सारे अधिकार मिले हैं, बहुत सारे राइट्स मिले हैं। उसमें से पहला है राइट टू प्रेस। प्रेस मतलब न्यूज़पेपर को। तो राइट टू प्रेस is not mentioned any other place in Indian Constitution, but it is indirectly mentioned in freedom of speech and expression. That is the right to press. ये first thing है। Second thing है कि right against type of telephonic conversation. तो ये भी freedom of speech and expression के अंदर आता है कि right against the type of telephonic conversation. उसके बाद है right to know about गवर्नमेंट एक्टिविटी। तो इसके अंदर हमें आरटीआई मिली, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दैट इज द राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी। तो ये बहुत सारे हैं, जो 2-3 हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे राइट टू प्रेस जनरली आता है कि राइट टू प्रेस किसके अंदर आता है, तो आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। दूसरा चीज है कि राइट अगेंस्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वो भी आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। तो थर्ड चीज है कि आरटीआई, दैट इज द राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटी, तो ये भी आता है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। इसके अंदर एक और है कि राइट टू बी साइलेंस। ये भी एक अधिकार है कि अगर आप चुप रहना चाहते हैं, अगर आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते, तो वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। और वो भी आता है, वो भी होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये आर्टिकल 91A बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर राइट टू फ्रीडम। सेकेंड हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पीसफुली विदाउट आर्म। तो ये है आर्टिकल 19 सब +2। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो है कि फ्रीडम ऑफ जो एसोसिएशन है, जो असेंबली है, वो जो होनी चाहिए विदाउट आर्म एंड एमुनिशन, एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुली। एंड थर्ड थिंग है कि गवर्नमेंट कैन पुट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट असेंबली। तो यहां पर इसके 3 रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली मस्ट बी विदाउट आर्म, असेंबली मस्ट बी पीसफुली, एंड असेंबली द गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन योर असेंबली। तो ये है आर्टिकल 19 का पार्ट 2। उसके बाद आर्टिकल 93, दैट इज द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। तो हमारे राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंदर है, आर्टिकल 19 सब +3 कि जो भी एसोसिएशन बनती है, जैसे कि ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, तो ये सब भी एक फंडामेंटल राइट है। उसके अंदर जो है एसोसिएशन और यूनियन बनती है। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 सब +4, दैट इज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि अगर कोई छत्तीसगढ़ का आदमी है तो वो मुंबई जा सकता है, वो दिल्ली जा सकता है, वो एमपी जा सकता है। वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं भी फ्रीली, कहीं भी इंडियन टेरिटरी पे कहीं भी आप जा सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 5, आर्टिकल 19 सब +5, दैट इज द फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। तो यहाँ पर रेसिडेंस की मीनिंग अलग होती है और सेटलमेंट की मीनिंग अलग होती है। रेसिडेंस मतलब होता है कि कहीं भी आप टेम्पररी वहां पे रेसिडेंट रह रहे हैं, मतलब टेम्पररी आप रहते हैं, तो उसे बोला जाता है रेसिडेंस, मतलब सम टाइम्स के लिए, मतलब कुछ भी समय के लिए, चाहे 1 महीना या 2 महीना, 1 साल या 2 साल। सेटलमेंट होता है कि जब आप वहां पे परमानेंट सेटल होते हैं। तो ये दोनों चीजें, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। इस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर सेटलमेंट्स एंड रेसिडेंस। जैसे आपका अगर कुछ शेड्यूल एरिया है या फिर शेड्यूल ट्राइबल्स एरिया है, वहां पे आप जाके सेटल नहीं हो सकते, तो गवर्नमेंट कैन पुट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन योर सेटलमेंट एंड रेसिडेंस। छठवा है इसमें फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, मतलब आप जो चाहे वो आप काम कर सकते हैं। आप चाहे तो डॉक्टर बन सकते हैं, आप चाहे तो इंजीनियर बन सकते हैं, आप चाहे तो डिप्टी डायरेक्टर या फिर डीएसपी, आप चाहे जो भी बन सकते हैं। बट ये क्या हम कुछ भी बन सकते हैं? मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि हमारा मन किया कि हम डॉक्टर बन जाए, चलो आज डॉक्टर बन जाते हैं। तो इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि आपके में डिजायर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कोई भी ऑक्यूपेशन को अपनाने से पहले। सपोज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिजायर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपको पीएचडी में जॉब करनी है, अगर आपको सिविल सर्विस बनना है तो आपको पीएचडी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जिसमें जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस में। तो ये था आपका आर्टिकल 19। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है
फॉर डिटेंशन के अगेंस्ट। तो वो है, पहला है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। तो हम ये समझते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन क्या है। सपोज आज अगर आप कुछ क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो क्राइम जो है इन अकॉर्डिंग्स टू इंडियन पिनल कोड, और वो आज की डेट पे क्राइम नहीं है, पर कल वो जो है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत अगर वो क्राइम की लिस्ट में आ गया, तो आपको कभी भी वो डिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो जो क्राइम किया है वो इंडियन पिनल कोड पे वो एक जो है क्राइम डिफाइन होने से पहले आपने वो किया है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो दिसंबर में जो रेप हुआ था, तो एक माइनर बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हुआ था। तो वो उस बच्चे की उस टाइम एज थी वो 18 साल से नीचे थी। तो उससे पहले कोई भी ऐसा रूल नहीं था कि 18 साल से नीचे अगर कोई सीरियस क्राइम करता है तो उसको हम एक एडल्ट वाली जो एडल्ट के रूप में जो उसे डिटेंशन करते हैं वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आफ्टर द रेप ये जो है रूल बना कि अगर कोई बच्चा है, अगर कोई जुवेनाइल है और वो कोई सीरियस क्राइम करता है तो उसे हम एक हार्ड पनिशमेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो वो उसके बाद अभी ये लॉ जो है बन चुका है कि अभी हम उस जुवेनाइल को हार्ड पनिशमेंट दे सकते हैं। पर उस टाइम जब वो उस बच्चे ने जब वो क्राइम किया था, तब वो उस टाइम ये ऐसा कुछ भी रूल नहीं आया था। तो उस बच्चे को हम इस रूल के अंतर्गत उसे हम कभी भी डिटेन नहीं कर सकते, उसे हम हरासमेंट नहीं कर सकते। तो ये है आपका रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। सेकंड थिंग है आपका डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब क्या है कि किसी भी एक क्राइम के लिए आप किसी भी पर्सन को 2 बार या एक से ज्यादा बार उसे सजा नहीं दे सकते। सपोज अगर कोई आदमी मर्डर करता है, उसे अगर 10 साल का कैद हुआ तो 10 साल के बाद अगर वो जेल से छूटता है तो अब उसको दोबारा उसी क्राइम के लिए 10 साल के लिए जेल पे आप नहीं डाल सकते। तो ये है डबल जियोपार्डी। थर्ड थिंग है सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मतलब कि आप जो भी क्रिमिनल है अगर वो कस्टडी में है तो आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते कि तुम खुद के खिलाफ जो है सबूत दो, तुम खुद बोलो कि हाँ मैं ये क्राइम किया हूं करके। तो ये है आपका 3 जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। पहला है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, सेकंड थिंग है डबल जियोपार्डी, एंड थर्ड है सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। उसके बाद हम आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 इज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 says that no person shall be deprived of his life and personal liberty except the procedure established by law। मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन की जो लाइफ है और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो एक एटमोस्ट पॉइंट पे है। हम उन्हें बिना किसी कारण के उन्हें हरास नहीं कर सकते। अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, अगर वो कुछ गलतियां कर रहे हैं और वो लॉ के अंदर है, तभी हम उन्हें हरास कर सकते हैं। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये भी डिराइव हुआ है कहां से? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 से। प्राइमरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, ये जो है एसोचर है ना सर्व शिक्षा अभियान कि 14 साल के बच्चे लोगों को हमें एजुकेशन देना है, प्राइमरी एजुकेशन देना है, ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। उसके बाद राइट टू लाइवलीहुड, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर है। ये इसके बाद राइट टू हेल्थ ऑफ वर्कर, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर है। तो आप लोगों ने देखा कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 22 जो कि लास्ट है राइट टू फ्रीडम पे। आर्टिकल 22 है, लास्ट है राइट टू फ्रीडम पे, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके अंदर 3 बातें, 3 चीजें हैं। पहला है वो है कि अगर आप किसी आदमी को डिटेन कर रहे हैं तो उसे उसका ग्राउंड बताना है, द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन उसे बताना है। तो पहला चीज है इसमें डिटेंशन का ग्राउंड बताना है कि उसे किस जुर्म में या फिर किस क्राइम के लिए उसे डिटेन किया जा रहा है। तो इसे ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताना है। सेकंड थिंग है कि अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है तो उसे विद इन 24 आवर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करना है। तो 24 आवर्स विद इन 24 आवर इट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। इसके एक चीज है कि ये जो 24 आवर है इसमें आपको जो ट्रैवलिंग टाइम है उसे इंक्लूड नहीं करना है। सपोज अगर कोई आदमी है वो चेन्नई में रहता है और उसे
कहीं पास में लाना है, सपोज मुझे छत्तीसगढ़ लाना है, तो उसके लिए तो ऑब्वियस बात है कि उसे 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा आने में, तो उसमें वो जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड थिंग है कि एज सुन एज पॉसिबल, कि उसके बाद अगर उसे 24 आवर से ज्यादा टाइम के लिए डिटेन किया जाता है तो उसे विदाउट अ मजिस्ट्रेट परमिशन उसे हम डिटेन नहीं कर सकते। तो अगर उसे एक दिन से ज्यादा के लिए हमें डिटेन करना है तो हमें मजिस्ट्रेट से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये है रिटर्न परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट फॉर डिटेन अ पर्सन बियॉन्ड 24 आवर्स। तो ये है आपका प्रोटेक्शन दिया गया है हमें अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ, ये जो 3 है। तो ये है आपका आर्टिकल 22। इसके बाद से ये जो है आर्टिकल 90 के अंदर जो हमें राइट टू फ्रीडम मिला था, आर्टिकल 90 से लेके आर्टिकल 22 तक ये जो है खत्म हो गया। इसमें आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में इसमें 2 पॉइंट और है। एक है आपका जो डिटेंशन जो होता है, ये होता है 2 टाइप के। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है डिटेंशन विदाउट ट्रायल। मतलब सपोज पुलिस है किसी आदमी को इंटरसेप्ट करती कि वो कुछ क्राइम करने जा रहा है, सपोज वो बम ब्लास्ट करने जा रहा है। अगर वहां की पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि वो ऐसा कुछ क्राइम करने जा रहा है तो वो उसे डिटेन कर सकती है। तो इसी चीज को बोलते हैं क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में टू प्रिवेंट अ पर्सन टू कमिट एनी क्राइम, ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन ये होता है कि डिटेंशन आफ्टर ट्रायल। कोई पर्सन है, अगर वो क्राइम कर चुका है, सपोज वो अगर मर्डर कर चुका है, उसके बाद हम उसे डिटेन कर रहे हैं तो वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो ये 2 चीजें थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन अंडर द टाइप ऑफ डिटेंशन। तो ये है आपका आर्टिकल 22। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 23 एंड 24। आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके अंदर 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 है prohibition against human trafficking and forced labor। तो ये जो आर्टिकल है, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, इसके बारे में आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 है चाइल्ड लेबर के बारे में। दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ child labor। So sometimes questions was asked that what is article 24, what is article 23। बस आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 23 किस चीज के लिए है एंड आर्टिकल 24 किस चीज के लिए है। इसके बाद आता है राइट टू रिलीजन। फ्रॉम आर्टिकल 24 to 28। तो राइट टू रिलीजन में है कि राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रोपोगेशन, राइट अगेंस्ट राइट टू टैक्स ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं राइट टू रिलीजन के अंदर, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार इसको ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। इसके अंदर 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। These rights are regarding to protect the interest of a minority। मतलब ST जो कि शेड्यूल ट्राइब्स है और शेड्यूल कास्ट है, उनके जो बहुत सारे जो राइट्स हैं, क्योंकि वो बाकी लोगों के उनके जो कस्टम्स और जो कल्चर है वो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ से काफी डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इम्पावर्ड आर्टिकल है। तो आर्टिकल 29 उसमें से एक है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। So any person who have a different script, language or customs or the culture, so they are duly protected under Article 29. उसके बाद Article 30, Article 30 that is the right of minorities to establish and administer educational institute। तो अगर कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है और वो अगर चाहते हैं कि अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन
स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो भी प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 30। तो कोई भी अगर स्टूडेंट है, he cannot be denied to admissions in any institutions which is wholly or partly funded by state government or central government। तो ये है आपका आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 32, दैट इज द राइट टू रेमेडी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम वो देखते हैं। अब हम देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। ये आपका लास्ट फंडामेंटल राइट्स है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर said that it is a soul of Indian Constitution. So sometime it was asked that what is the soul of Indian Constitution? तो ये है right to constitutional remedy is a soul of Indian Constitution। तो क्या होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? क्या होता है? अगर आर्टिकल 32 अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स कोई भी आपसे छीन रहा है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो स्टेट गवर्नमेंट है थ्रू हिज लेजिस्लेटिव और हिज एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे कभी भी अपील नहीं करते, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाइए आपके राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, या फिर आप चले जाइए हाई कोर्ट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। बाय द वे ऑफ अपील यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बट यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसमें एक और पार्ट है, दैट इज आर्टिकल 32 सब क्लास 2। So under Article 32, subclass 2 empowers the Supreme Court of India to issue writs. That is writs. So writs means basically it is literally meaning is order. So Article 32 subclass 2 gives some power to Supreme Court that to enforce fundamental rights. तो अब हम देखते हैं कि ये writs क्या क्या है। इसमें से पहला है habeas corpus। habeas corpus का literally meaning होता है to have a body। और ये हेबस कॉर्पस रिट्स इश्यू होता है उस पर्सन के अगेंस्ट जो किसी दूसरे पर्सन को अनलॉफुली डिटेन करके रखता है, क्योंकि वो जो सेकंड जो पर्सन है जिसको अनलॉफुली डिटेन किया है उसको कोर्ट के सामने फेस करने के लिए। तो ये होता है आपका हेबस कॉर्पस। सेकंड चीज होता है इसमें मैंडमस। मैंडमस का मीनिंग होता है कमांड। तो सुपीरियर कोर्ट इशू करता है उस पर्सन के अगेंस्ट जो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर गवर्नमेंट ऑफिस को ऑक्यूपाई करके रखा है पर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो सुपीरियर कोर्ट के पास ये अधिकार होता है, जिसके पास ये राइट होता है कि वो मैंडमस इशू करे पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, दैट यू हैव टू डू योर ड्यूटी प्रॉपरली एंड इन अ राइटफुल मैनर। थर्ड चीज होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इशू करता है सुपीरियर कोर्ट अगेंस्ट द इंफीरियर कोर्ट। अगर इंफीरियर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के लिमिट को क्रॉस करके कुछ काम कर रहा है तो भैया ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलेगा कि भाई तुम अपने लिमिट से आगे बढ़ रहे हो, वापस आ जाओ, ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये है आपका प्रोहिबिशन। तो फोर्थ है आपका सर्शियोरी। सर्शियोरी का मतलब सेम है, प्रोहिबिशन और सर्शियोरी दोनों सेम होता है, बस इसमें अंतर ये होता है कि अगर जो इंफीरियर कोर्ट है अगर वो कुछ ऑर्डर दे दिया है अपने जुरिस्डिक्शन से आगे, तो अंडर सर्शियोरी सुप्रीम कोर्ट कैन डिलीट दैट ऑर्डर। ओके, तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है कि उसमें वो उनकी प्रोसीडिंग को रोक देता है, और इसमें सर्शियोरी में ये है कि अगर वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ चुकी है तो वो उसके ऑर्डर को डिलीट कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट उसके इंफीरियर कोर्ट के। सबसे लास्ट होता है फिफ्थ, दैट इज अ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मीनिंग होता है to show your what is your authority। अगर कोई आदमी है और अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर गवर्नमेंट ऑफिस अगर वो ऑक्यूपाई करके रखा है और उसके पास अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है डिजायर लेवल ऑफ
क्वालिफिकेशन नहीं है, तो थ्रू क्यो वारंटो सुप्रीम कोर्ट इशू दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू गिव अप हिज पोजीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये आपके 5 रीड्स हैं, हेबस कॉर्पस, मैनिमस, प्रोहिबिशन, सब्सिडी एंड क्यो वारंटो। तो यहाँ से आपका जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसका आगे हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला जो पार्ट है वो पार्ट 4 है। पार्ट 4 दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट कवर्स फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। तो पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो 2-3 फीचर्स हैं वो क्या है। तो पहले फीचर्स तो ये है कि इट इज द आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियल्स मतलब गवर्नमेंट शुड कीप इन माइंड दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस आइडियल्स इन फॉर्मुलेटिंग द लॉ ऑफ लैंड। तो ये एक बोला जा सकता है कि एक फंडामेंटल फिलॉसफी है कि जब भी गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी रूल बनाना है तो उनको ये जो 3 सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इन तीनों को अपने माइंड पे रखते हुए वो लॉ बनाना है। दूसरा चीज ये है कि दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन कंट्री। तो ये जो है इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए कंट्री में, उसके लिए। थर्ड चीज है कि ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स टू स्टेब्लिश बाय कोर्ट। मतलब अगर ये जो आपके जो डीपीएसपी है, अगर ये इसमें कोई भी चीज अगर आपके वायलेट होता है तो आप कोर्ट पे नहीं जा सकते। जैसा कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में देखा था कि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हैं। बट यहाँ डीपीएसपी पे ऐसा नहीं है, आप जो है डायरेक्ट कोर्ट पे नहीं जा सकते। अब हम देखते हैं कि डीपीएसपी के टाइप। तो पहले टाइप है आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल सीक टू एस्टेब्लिश सम सोशलिस्ट आइडियल्स। तो सोशलिस्ट आइडियल्स में है पहला कि इक्वल पे टू मैन एंड वीमेन। सेकेंड थिंग है कि इक्वल जस्टिस टू पुअर, टू रिच पर्सन, टू डिफरेंट कास्ट। तो सारे लोगों को हमें प्रॉपर जस्टिस देना है। थर्ड थिंग है कि राइट टू वर्क, प्रॉपर वर्क, सिक्योर लिविंग वेजेस। अगर जो लेबर है अगर उन्होंने काम कर रहे हैं तो उनको कम से कम इतना तो देना चाहिए कि वो अपने गुजारा कर सके। तो ये है आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सेकेंड है इसमें गांधीयन प्रिंसिपल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें डीपीएसपी में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो गांधीयन प्रिंसिपल से ही आता है। तो गांधीयन प्रिंसिपल में पहला है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत एंड टू इंडो देम विद द पावर सो दैट दे कैन वर्क एज अ यूनिट ऑफ अ सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो विलेज पंचायत हम लोग को एस्टेब्लिश करना है अंडर आर्टिकल 40, और उनको एटलीस्ट इतने तो पावर देना ही है कि वो एक खुद के जो है सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सके। सेकेंड थिंग है कि कॉटेज इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए है कि हमें गांव में है जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है। थर्ड थिंग है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन अ डेमोक्रेटिक वे। एंड उसके बाद फोर्थ थिंग है टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिफ्थ है कि टू प्रोहिबिट द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। एंड सिक्स है इसमें प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ, मिल्क एंड काफ्स। तो ये आपके गांधीयन प्रिंसिपल 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। लास्ट है इस पे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसके अंदर है यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टैब्लिश करना है गवर्नमेंट को, जो भी चल रहा है करेंटली गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड्स है। अब आप अभी देख लोगे न्यूज में, तो ये जो है डीपीएसपी में ऑलरेडी मेंशन है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टैब्लिश करनी है। उसके बाद है कि हर एक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर देना है और उन्हें प्राइमरी एजुकेशन देना है। वो भी अभी हो चुका है कि हमें 14 साल की उम्र तक के उन लोगों को हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट को प्रॉपर प्रोटेक्ट करना है। ये भी है आपका लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ
डीपीएसपी में। उसके बाद है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये जो चार हो गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्रोवाइड अ प्राइमरी एजुकेशन टू चाइल्ड एंड टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, एंड लास्ट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये है आपकी डीपीएसपी तीन टाइप के। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो है गांधी प्रिंसिपल। इसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, आपको बस एक बार कहानी जैसू से पढ़ लेना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो ओरिजिनली पहले उस पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। इन 1976 पे आया फंडामेंटल ड्यूटी। तो पहले उस पे स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था फंडामेंटल ड्यूटी स्टेब्लिश करने के लिए। तो पहले ये यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, जो अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो एड हुई आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। So under 11th fundamental duty, it is the duty of every parents to give their child education till the age of 14 में। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर अंतर ये है कि हर एक माँ बाप को अपने बेटे को एटलीस्ट 14 साल की उम्र तक तो उसे पढ़ाना ही है। तो ये है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में जनरली क्वेश्चन काफी कम आता है, पर फिर भी आप एक बार इसमें देख लीजिए कि ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है क्या, ताकि आपके दिमाग में तो रहे कि ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें है क्या क्या चीज। तो अगला है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन, और उसका आर्टिकल है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या प्रोविजन दी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ध्यान में ये रखनी है कि इस पार्ट से और इस प्रेसिडेंट के अंदर से एक न एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो उनकी फंक्शंस के लिए हो, या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए हो, या उनके इम्पीचमेंट के लिए हो, या उनके पावर के लिए हो। तो आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी हम देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड बाय अ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ both the house of parliament, that is the Lok Sabha and Rajya Sabha. Elected member of both the house of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Second, elected member of Legislative Assembly of State. And third, elected member of Legislative Assembly of Union Territory of Delhi and Puducherry. तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंसिस्टेड ऑफ इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर। तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो भी मेंबर है वो इलेक्टेड मेंबर रहेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट में, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में हम जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। तो वो जो 12 मेंबर है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो अपना वोट नहीं देंगे। जो वहां की जो इलेक्टेड मेंबर है लोकसभा में और राज्यसभा में, वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट अपना देंगे। सेकेंड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ स्टेट है जिसमें 2 हाउस है, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हम ये देखेंगे कि जो इलेक्टेड मेंबर है वहां के सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली बसती स्टेट में, उन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है अपना वोट देंगे। और थर्ड है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। तो यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें से सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो इलेक्टेड मेंबर है वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देंगे। तो ये है आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो उसके इलेक्टोरल कॉलेज है। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर।
तो ये आपको ध्यान देना है कि इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट करते हैं, न कि नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये है आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन। दूसरा हम देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, जो एमएलए है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोटिंग करते हैं, तो उनका हम एक एमएलए का वेटेज कितना होता है वो हम देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए is equal to total population of state divided by number of elected member of legislative assembly into 1000। ये 1000 से हम लोग डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसके बाद जो फिगर आएगा, क्योंकि जो स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो करोड़ों में रहता है और वहाँ की जो इलेक्टेड मेंबर है वो कुछ 80, 90, 100 या फिर 400, 500 तक रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि फिगर काफी ज्यादा नंबर में आएगा, इसलिए उसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इंटू 1000। अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। MP, that is a member of parliament, is equal to total value of vote of MLA divided by total elected member of parliament। तो यहां से हमें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP, that is member of parliament। तो यहाँ से एमएलए और एमपी का हमें वेटेज पता चल जाएगा कि एक एमएलए को कितना वेटेज मिला है। तो जनरली देखा गया है कि जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है और जहाँ पे वहाँ की जो अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ के एमएलए का जो वेटेज वोट होगा वो भी ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं कि यूपी और बिहार पे वहाँ की जो एमएलए है उनका वेटेज काफी ज्यादा रहता है और न कि सिक्किम और नागालैंड पे। तो ये है जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया। अगर एमपी की पॉपुलेशन ज्यादा है और छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एमपी की जो एमएलए है उनका जो वेटेज जो है ज्यादा रहेगा और छत्तीसगढ़ की जो एमएलए है उनका वेटेज कम रहेगा। किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्रेसिडेंट के पार्ट में अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट। तो पहला क्वालिफिकेशन है दैट ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड है he should not be less than 35 year of age। थर्ड है he should be qualified to become a member of Lok Sabha। And fourth है he must not hold any office of profit। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है कि वो पर्सन जो है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस पे नहीं होना चाहिए और किसी गवर्नमेंट कंपनी, अगर कोई भी कंपनी जिसपे गवर्नमेंट का शेयर है उस पर वो किसी भी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सीईओ, चाहे कुछ भी हो। तो ये होता है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो है 4 क्वालिफिकेशन दी हुई है टू बिकम अ प्रेसिडेंट। दैट इज फर्स्ट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट मोर देन 35 ईयर ऑफ एज, he should be qualified to become a member of a lower house, that is Lok Sabha, and fourth, he should not possess any office of profit। तो ये था आपका qualifications of president। अब हम देखते हैं कि impeachment of president, that is how to remove a president from his office। तो ये बहुत ही important part है, ये आपको याद रखनी है। impeachment तो इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट को आपको रिमूव करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी को हम चाहते हैं क्या, इम्पीचमेंट के नाम से। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बस इतना ही दिया हुआ है कि आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बस इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बस यही दिया हुआ है कि बस यही टर्म दी हुई है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। पर तो ये काफी एक वैल्यू टर्म है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि क्या वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या फिर क्या अगर प्रेसिडेंट ऑफ कैबिनेट के जो डिसीजन है उनको नहीं मानता तो वो टर्म होगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये काफी वैगू टर्म है और अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इम्पीचमेंट प्रोसेस अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं चलाया गया है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है। तो इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पहला तो चीज ये है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर आपको इम्पीचमेंट चार्जेस आपको इश्यू करनी है तो आप कोई भी हाउस में कर सकते हैं, या तो आप लोकसभा में कर सकते हैं या तो राज्यसभा में कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि अगर आप अगर इम्पीचमेंट चार्जेस ला रहे हैं तो ये मस्ट बी साइन बाय 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। अगर आप लोकसभा में ला रहे हैं तो वहां की जो 1/4 है, वहां की जो 25% जो मेंबर है वो जो है उस इम्पीचमेंट चार्जेस पे उनके सिग्नेचर्स होने चाहिए। अगर आप राज्यसभा में इम्पीचमेंट चार्जेस को टेबल कर रहे हैं तो वहां के जो 25% जो मेंबर है वो उस चार्जेस पे साइन किए हुए चाहिए। थर्ड चीज है कि आपको 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट को, कि भाई हम आपके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस ला रहे हैं, आपको ऑफिस से हटाने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाओ। तो 14 दिन पहले हम लोगों को प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि भैया आप तैयार हो जाओ ऑफिस से हटने के लिए। तो 14 डेज प्रायर नोटिस हैज टू बी गिवन टू प्रेसिडेंट बिफोर चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड। उसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि आफ्टर इम्पीचमेंट चार्जेस वाज टेबल्ड इन अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, he must be passed by 2/3 of total membership of that house। तो जो इम्पीचमेंट चार्जेस है मस्ट बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ये सबसे बड़ा मेजोरिटी होता है अभी तक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बिल या कोई भी चार्जेस को पास करने के लिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। अगर 552 मेंबरशिप है लोकसभा में या फिर 250 मेंबरशिप है राज्यसभा में, तो उसकी जो 2/3 मेंबरशिप है वो उस चार्जेस को पास करने चाहिए, तभी ही प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस इशू होगा। तो ये था आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस का फोर्थ पॉइंट। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। ये हो गया अगर एक हाउस है वो पास करेगा, उसका जो सेकेंड हाउस है वो बनता है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। इन्वेस्टिगेटिंग हाउस सपोज अगर लोकसभा में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस इशू हो गया और वहां से वो पास हो गया विद द मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, उसके बाद ये जाएगा कहा राज्यसभा में। तो राज्यसभा जो है वो एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के रूप में काम करेगा और वो ये चीज इंस्पेक्ट करेगा कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो सही है या फिर गलत है। अगर राज्यसभा ये फाइंड करता है कि राज्यसभा अगर ये फाइंड करता है या फिर जो अदर हाउस है वो ये अगर पाता है कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो सही है और वो हाउस भी उस चार्जेस को पास करता है विद द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबरशिप, देन प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये था आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस। पहला चीज है कि इसे कोई भी हाउस के सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई भी चार्ज कैन बी इनिशिएटेड इन अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
सेकेंड थिंग है कि द चार्ज मस्ट बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। थर्ड थिंग है कि 14 days प्रायर नोटिस हैज टू बी गिवन टू द प्रेसिडेंट बिफोर इनिशिएशन ऑफ चार्जेस। उसके बाद है कि द चार्जेस मस्ट बी पास बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 membership of that house, and then the second house become the investigating house. If investigating house also passes with the majority of 2/3 population of its member, then the president shall removed from his office. तो ये था आपका impeachment process। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होते हैं। प्रेसिडेंट की पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसके 5 हेड्स है: मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड पार्लियामेंट्री पावर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मिलिट्री पावर। सो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड मिलिट्री ऑफ इंडिया। सो जो जितने भी सारे जो भी वॉर अगर हम किसी कंट्री के आगे इनिशिएट करते हैं तो वो हम प्रेसिडेंट के नेम से करेंगे। सेकेंड है डिप्लोमेटिक पावर। जितने भी एक्ट, एग्रीमेंट्स, ट्रीटी साइन होती है अदर गवर्नमेंट के साथ, तो उस पे जो नाम होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट का रहता है। और दूसरा चीज ये है कि कैबिनेट अगर चाहे तो प्रेसिडेंट को किसी अदर कंट्री में भेज सकती है वहां के लिए कोई भी ट्रीटी और एग्रीमेंट साइन करने के लिए। थर्ड चीज है लेजिस्लेटिव पावर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडर लेजिस्लेटिव पावर द प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरॉग द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये हो गया फर्स्ट थिंग हो गया, यू कैन समन एंड प्रोरॉग the house of the parliament. He can dissolve the lower house of parliament. He can summon for joint sitting of parliament in case of a deadlock in between Lok Sabha and Rajya Sabha. And the fourth is that he can nominate not more than 12 members in the Rajya Sabha and not more than 2 members from Anglo-Indian community in the Lok Sabha. तो ये है प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर। अंडर एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट various higher dignitaries of Indian government, that is the President can appoint Prime Minister of India, President can appoint CAG, Comptroller and Auditor General of India, President can appoint Attorney General of India। So जितने भी higher जो dignitary है, constitutional dignitary है, वो उसको जो है अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें एक और चीज है कि प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैबिनेट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के आगे प्लान क्या है, वो कौन सा पॉलिसी लानी चाहती है। तो टाइम पे प्रेसिडेंट चाहे तो कैबिनेट से वो सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। और उसके बाद लास्ट है पार्डनिंग पावर। तो पार्डनिंग पावर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यूटिंग। तो ये बहुत सारे पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट क्या है कि अगर किसी चीज को किसी आदमी को अगर मृत्यु दंड मिला है, अगर किसी आदमी को मारना है तो उसे सिर्फ प्रेसिडेंट है जो उसे माफ कर सकता है, और गवर्नर के पास वो पावर नहीं रहता। बाकी सारे पावर दोनों के लगभग सेम है। तो ये है पावर ऑफ प्रेसिडेंट।